गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमारा क्लास जो है किस चीज़ का है? फीटर ट्रेड का। किस ट्रेड का? फीटर ट्रेड का। और हमारा यूट्यूब चैनल जो है विनायक नेशनल ITI है, उसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए इस चैनल को, ताकि जो भी हमारे नए नए CVT एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो कि आपके CVT एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, ये नहीं कह सकते हैं कि बेसिकली यही बस आएगा, मतलब इसमें से 85% जो है इसी में से फंसना ही फंसना है। तो उसके लिए हम आपके लिए CVT एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए पढ़ाएंगे। और हमारा जो आज का क्लास रहेगा वो किस चीज का रहेगा? सेकेंड ईयर का, फीटर के सेकेंड ईयर का, न कि हम फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो है पहला हमारा जो पढ़ेंगे किस चीज का? असेंबली। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? असेंबली के बारे में। यानी जो भी इसमें क्वेश्चन रहेंगे वो किससे रहेंगे? असेंबली से। हमारा आज का पहला क्लास है फीटर थ्योरी सेकेंड ईयर का। किस चीज का? असेंबली के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसको पढ़िए और बताइए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, विच स्पेसिकल फाइल इज यूज फॉर नैरो वर्क, यानी संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? पिलर फाइल, स्क्वायर फाइल, डेड फाइल, डेड नॉट फाइल एंड स्विस पैटर्न फाइल। इन चारों फाइलों में से किस फाइल का यूज किया जाता है, ये हमको बताना है। ठीक, बताइए कौन सी फाइल का यूज किया जाता है। यानी संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब क्या होता है? जो कम जगह होता है, स्पेस होता है, वहां पे कौन सी फाइल यूज किया जाता है? देखिए थोड़े स्पेस में आप पिलर फाइल, स्क्वायर फाइल, डेड नाइट फाइल या फिर स्विस पैटर्न फाइल, इन चारों फाइलों में से कौन सा यूज करेंगे? स्विस पैटर्न फाइल जो होता है वो थोड़ा बड़ा साइज जो आता है वहां पे किया जाता है। और ड्रेड नॉट ये फाइल इन सबों में हमारा नहीं होता है। स्क्वायर फाइल जो होता है वो हमारा अधिक मटेरियल और जहां पे स्क्वायर जैसे रहता है वहां पे यूज इसका करते हैं। तो इन तीनों से हम संकीर्ण कार्य नहीं कर सकते। तो कौन सी संकीर्ण कार्य के लिए हम फाइल यूज करेंगे? पिलर फाइल। कौन सी फाइल? पिलर फाइल। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? पिलर फाइल। यानी संकीर्ण कार्य के लिए पिलर फाइल का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है हमारा? पिलर फाइल। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है, वाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कास्टल नट्स, यानी स्लॉटेड कैसल नट। जो स्लॉटेड कैसल नट होता है, नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? यानी उसमें जो स्लॉटेड नट होता है उसमें देखेंगे बीच में ऐसे स्पेस हमारा दिया रहता है, उसी का पूछ रहा है क्यों ये दिया जाता है। स्लिप पिन को फिक्स करने के लिए, या फिर अच्छी दिखावट के लिए, या फिर नट का वजन कम करने के लिए, या फिर आसान से हटाने और फिट करने के लिए। इन चारों में से पूछ रहा है किस चीज के लिए ये स्पेस दिया जाता है। ये आपको क्या करना है? बताना है। तो जो फिक्स स्प्लिट पिंस होता है उसको क्या करने के लिए? फिक्स करने के लिए या फिर अच्छी दिखावट के लिए। तो जो ये चारों ऑप्शन है इसी में से इसका आंसर बताना है। देखिए क्या कह रहा है, फॉर इजी रिमूवल एंड फिटमेंट, यानी आसान से हटाने और फिट करने के लिए। तो देखिए ये जो नट आपका होता है उसमें जो स्लॉट कटा होता है इसमें आप कोई
स्पैनर पाना जो भी होता है लगा के खोला या कसा नहीं जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कह रहा है, रिड्यूस द वेट ऑफ नट, यानी नट का वजन कम करने के लिए। अब इतना बड़ा मान लीजिए हमारा नट है, ठीक, अब इस नट में से थोड़ा सा बस इतना स्लॉट कट जाएगा तो उससे वजन हमारा क्या ही कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा वजन करने के लिए उसमें नहीं दिया जाता है, ठीक। दूसरा दिया है फॉर गुड अपीयरेंस, यानी अच्छी दिखावट के लिए, उसमें दिखावट करने के लिए हमारा नहीं दिया जाता है कि उसमें सुंदरता बढ़ानी, ऐसा नहीं होता है, ठीक। यानी उसको किस चीज के लिए दिया जाता है, जो कि टू फिक्स स्प्लिट पिंस, यानी जो भी उसमें पिन लगी रहती है ताकि उसको टाइटली बांध दिया जाए, ताकि वो कंपन करने पे जहां भी लगाया जाता है तो वहां पे कंपन करे तो वो नट ढीला न हो, इसलिए स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, यानी टू फिक्स स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये फिगर दिया है और इस फिगर के बारे में पूछ रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। यानी ये जो गेज है ये क्या है, गेज, इस लिमिट गेज का नाम क्या है। प्लेन रिंग गेज, टेपर प्लग गेज, प्रोसेसिव प्लग गेज, डबल इंडेड प्लग गेज। यानी प्लेन रिंग गेज है, यानी ये कौन सा गेज है, प्लेन रिंग गेज है, या फिर प्लेन सॉरी टेपर प्लग गेज है, या फिर प्रोसेसिव प्लग गेज है, या फिर डबल इंडेड प्लग गेज है, यही आपको बताना है। देखिए ये गो लिखा है और ये नो गो लिखा है, ठीक। ये दोनों साइड लिखा रहता है हमारा, एक ये जो है प्रोडक्शन लाइन में चेक करने के लिए होता है, एक नो गो और एक साइड गो लिखा रहता है, इसी को बताना है कि हमारा कौन सा गेज है। तो देखिए प्लेन रिंग गेज, जो रिंग गेज होता है, रिंग गेज का मतलब वो पूरा रिंग के जैसे होगा, गोल होगा, तो प्लेन रिंग गेज हमारा नहीं होगा। प्लेन रिंग गेज कैसा होगा, हमारा रिंग के जैसे गोल जैसे होगा, तो ये पहले ही हमारा कैंसल हो जाएगा। दूसरा है टेपर प्लग गेज, यानी जो प्लग गेज होता है वो टेपर होता है, तो उसी को पूछ रहा है, तो इसमें टेपर हमारा नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है प्रोसेसिव प्लग गेज, यानी प्रोसेसिव प्लग गेज, तो ये क्या होता है, इससे प्रोसेसिव प्लग गेज, ये जो है ये हमारा कौन सा है, प्रोसेसिव प्लग गेज। देखिए गो और नो गो दोनों दिया है, ठीक। गो का मतलब जो होता है, जो भी कंपोनेंट जो भी पार्ट्स बनते हैं उस साइड ये आपका जो गो वाला पार्ट होता है आसानी से चला जाता है, यानी अधिकतम उसका भाग जो होता है चेक करने के लिए। और ये नो गो जो रहता है इसको उसमें फिट नहीं होना चाहिए, यानी जो भी कंपोनेंट्स बने हैं उसको इसके द्वारा जब चेक करेंगे इस साइड से, तो ये उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये उसकी न्यूनतम माप जो होती है चेक करने के लिए इस साइड का यूज किया जाता है, ठीक। ये आपको इससे क्लियर हो गया, और ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, पहले ये साइड हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आया, तो बताइए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, यानी इस गेज का नाम क्या है, ये आपको बताना है। कौन सा गेज है, रिंग गेज है, या फिर प्लग गेज है, या फिर टेपर रिंग गेज है, या फिर टेपर प्लग गेज है। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है
कि ये कौन सा गेज है। बताइए कौन सा गेज है ये। देखिए अभी आपको बताए हैं पिछले क्वेश्चन में कि हमारा जो गेज होता है रिंग गेज, वो कैसा होता है, रिंग के समान होता है। ठीक, तो ये कौन सा हमारा गेज है, कैसा है, रिंग के ही समान है ना, रिंग के समान। तो ये कौन सा गेज हमारा हो जाएगा, रिंग गेज। प्लग गेज हमारा नहीं है, टेपर रिंग गेज, इसमें टेपरनेस कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक, टेपर प्लग गेज ये भी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिंग गेज। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़िए इस क्वेश्चन को आराम से, फिर बताइए क्या कह रहा है, क्या क्या समझ नहीं आ रहा है, फिर हम आपको बताते हैं। हाँ, देखिए which gauge is used to check the gap between the mating parts। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। यानी जब दो पार्ट बनाते हैं, ठीक, जब भी दो वर्क पीस बनाते हैं तो जब उनको जोड़ा जाता है, जब जोड़ते हैं बीच में जो स्पेस बचता है, तो इस स्पेस को यानी गैप को चेक करने के लिए किस गेज का यूज किया जाता है। स्लिप गेज, स्लिप गेज का यूज नहीं होता है। स्लिप गेज का यूज कहाँ किया जाता है, एंगल चेक करने के लिए। प्लग गेज, उससे भी हमारा नहीं होगा। प्लग गेज से क्या कहते हैं, हमारा चेक होता है। समझ में आ गया। उसके बाद दिया है फीलर गेज, यानी ये दोनों हमारे रॉन्ग हो गए। फीलर गेज, फीलर गेज जो होता है उससे द्वारा जो होता है दो गैपों की जोड़ी, सॉरी, दो जॉबों के बीच की गैप की दूरी को चेक करते हैं कि उसकी गैप कितनी है। ठीक, तो किसके द्वारा चेक किया जाता है, फीलर गेज के द्वारा। ठीक, रेडियस गेज, तीसरा सॉरी लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या दे रहा है, रेडियस गेज। तो रेडियस गेज जो होता है उससे क्या चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। ये आपका, ठीक, ये आपका दो पार्ट है। ठीक, तो रेडियस गेज में एक इंटरनल होता है, एक आउटरनल होता है। ठीक, तो रेडियस गेज जो होता है उसके द्वारा एक इंटरनल का चेक किया जाता है, उसमें ब्लेड होते हैं, दो ब्लेड, तो एक इंटरनल का चेक कर सकते हैं, एक आउटर का यानी एक्सटर्नल का। तो दोनों का हम इसके द्वारा रेडियस, यानी रेडियस का मतलब जो होता है हमारा ये कर्व, कर्व जो सतह होती है उसको चेक किया जाता है। ठीक, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फीलर गेज। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड टू क्लीन द स्लिप गेज। ठीक, यानी जो हमारा स्लिप गेज होता है उसको किसके द्वारा साफ किया जाता है। ठीक, मोम के द्वारा, मोम हमारा मोटा होता है उसके द्वारा साफ नहीं हो पाएगा। केरोसिन, मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल से हम उसको नहीं साफ कर सकते हैं। दूसरा है सेल्यूबल ऑयल, घुलनशील ऑयल, जो घुलनशील तेल होता है वो चिपचिपा और मोटा होता है। ठीक, तो जो हम स्लिप गेज होता है उसको जो साफ करने के लिए तेल लगते हैं
मटेरियल का यूज करते हैं, जिस मटेरियल के द्वारा उसको हम साफ करते हैं वो कौन सा मटेरियल होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कंफर्म है, ये आपका रॉन्ग हो जाए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। देखिए क्या कह रहा है, which material is to wash off the lapping plate after चार्जिंग, यानी किस सामग्री को चार्ज करने के बाद, यानी कौन सा सामग्री है जिसको हम चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है, यानी किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को क्या होना रहता है, धोना पड़ता है। ऑयल को, ऑयल को धो नहीं सकते। दूसरा है केरोसिन ऑयल। तीसरा है कूलेंट तेल। चौथा है पेट्रोलियम जेली। ये हमारा नहीं है, समझ में आया, यानी किसी सामग्री को चार्ज करने के बाद जब धोया जाता है, लैपिंग प्लेट को क्या होना करना पड़ता है, धोना पड़ता है, यानी जब उसको चार्ज करने के बाद उसको धोना है, लैपिंग उसका प्लेट जो है, तो उसको किससे साफ करते हैं, केरोसिन से, मिट्टी तेल से। ठीक, तो इसका सही आंसर हमारा मिट्टी तेल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए इसको। देखिए, which material is used to protect slip gauge from rust, यानी स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी स्लिप गेज जो है वो जो बना होता है, ठीक, उसको साफ करने के लिए, ताकि उस पे जंग न लगे, तो किस चीज का उपयोग किया जाता है, उसको क्षरण से बचाने के लिए। ऑयल का नहीं, ऑयल का यूज वहां पे नहीं होता है। मोम भी मोटा होता है, उससे हम साफ नहीं कर सकते हैं। केरोसिन हमारा नहीं होता है, केरोसिन में भी, तो उसको क्षरण से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेट्रोलियम जेली का यूज करते हैं। ठीक, हर जगह हमारा जो सॉफ्ट होता है, जैसे कि पेट्रोलियम जेली जो होता है, हर जगह किसी चीज को क्षरण से बचाने के लिए पेट्रोलियम जेली का यूज किया जाता है। जैसे कि आप हाइट गेज जो होता है, ठीक, उसमें हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, कहाँ कहे नहीं यूज करते हैं, कि जब उसका स्लाइडिंग पार्ट जो होता है, स्लाइड करने के लिए ऊपर नीचे करते हैं जब उसको, तो वो हमारा आसानी से घिस जाए, तो वहां पे हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं। कौन सा, क्या चीज यूज करते हैं वहां पे, पेट्रोलियम जेली का, ताकि हमारा उसमें क्षरण ना हो, जंग ना लगे। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा पेट्रोलियम जेली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीड टू बिल्ड अप द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है, यानी जो कोई आयाम है
विशेष, उसका निर्माण, स्लिप गेज का निर्माण जो होता है करने की प्रक्रिया क्या है? स्टार्ट रिंगिंग विथ द लार्जेस्ट स्लिप गेज, यानी सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ वीनिंग शुरू करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की अंतिम संख्या। सी कह रहा है बिल्ड द ग्रेड और जीरो एक्यूरेसी, यानी ग्रेड जीरो एक्यूरेसी के साथ निर्मित, यानी जो जीरो एक्यूरेसी के साथ निर्मित है उसका यूज। लास्ट कह रहा है छोटी स्लिप गेज की विनिंग शुरू करें, छोटी से हम नहीं कर सकते हैं, ये आपका गलत होगा। बिल्ड विथ ग्रेड जीरो एक्यूरेसी, यानी ग्रेड जीरो एक्यूरेसी के साथ निर्मित, ये भी आपका गलत हो जाएगा, जीरो एक्यूरेसी के साथ नहीं हो सकता। बी कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, अधिकतम ब्लॉक की अधिकतम संख्या के साथ नहीं। किसके साथ हम शुरू करते हैं? सबसे बड़ी जो स्लिप गेज के साथ होता है उसके साथ हम उसको शुरू करते हैं, उसका निर्माण करने की प्रक्रिया, ठीक, यानी जो सबसे बड़ा स्लिप गेज होता है उसके साथ हम उसका प्रक्रिया को शुरू करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन कंफर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ये आपके सामने चित्र है, इसको बताना है ये कौन सा गेज है। क्या पूछा है? गेज पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम क्या है? बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? प्लेन स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड पिच गेज, एडजस्टेबल पिच गेज, सॉरी एडजस्टेबल स्नैप गेज, ये बताना है आपको कौन सा गेज। तो जो प्लेन रिंग सॉरी प्लेन स्नैप गेज होता है वो ऐसा नहीं, ये प्लेन स्लिप गेज नहीं है, ठीक। थ्रेड, किसी चीज का थ्रेड जो मेजर करता है, ठीक, उसका यूज हम करते हैं, थ्रेड यूज जो होता है वो थ्रेड स्नैप गेज के द्वारा करते हैं, तो ये हमारा नहीं है। तीसरा है थ्रेड पिच गेज, ठीक, ये दोनों हमारा नहीं है। सही इसका क्या है? एडजस्टेबल स्नैप गेज, ठीक। एडजस्टेबल स्नैप गेज इसको क्यों कहते, ये बताते हैं। कैसे इसको जानेंगे कि एडजस्टेबल क्यों है? देखिए इसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक, इसको हम अपने आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका क्या नाम है? एडजस्टेबल स्नैप गेज, ठीक। इसके चित्र के देख के आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं, यहाँ से हमको इसको ढीला करके टाइट करके इसको हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको क्लियरली हमको आपको पता हो जाएगा चित्र देख के ही कि हाँ ये कौन सा गेज है। तो कौन सा गेज है ये? एडजस्टेबल स्नैप गेज। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए ड्राइंग। बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, which finishing process have a high degree of dimensional accuracy, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है, यानी
जब फिनिशिंग के करीब पहुंचते हैं, जब जॉब के फिनिशिंग के करीब पहुंचते हैं, तो डायमेंशनल एक्यूरेसी जो फिनिशिंग करने के बाद आता है तो किसकी हाई होती है? फाइलिंग, टर्निंग, ग्रेडिंग या लैपिंग? इन चारों में से पूछ रहा है किस चीज की एक्यूरेसी सबसे हाई डिग्री की होती है। देखिए, फाइलिंग जो होता है वो हम अपने हाथ के द्वारा करते हैं, ठीक, जनरली अपने हाथ से करते हैं। तो फाइलिंग हमारा हाथ से उतना एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी नहीं ला सकता, ठीक है, अपने हाथ से उतना हम एक्यूरेसी नहीं ला सकते हैं। दूसरा देखिए टर्निंग, जब टर्निंग किया जाता है, टर्निंग किस में करते हैं? लेथ मशीन या फिर सीएनसी में। तो जब सीएनसी में टर्निंग करेंगे तो वो भी उतना फिनिशिंग नहीं देगी। फिनिशिंग देती है, फिनिशिंग वो भी देगी, लेकिन किस चीज के, देखिए उसके अपेक्षा भी इसमें फिनिशिंग देने के लिए ऑप्शन पड़ा है। क्या चीज होगा? देखिए, तो टर्निंग भी हमारा उतना फिनिशिंग नहीं देगा। फिर उसके बाद ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग जो होगा वो भी हमारा नहीं होगा, ठीक, यानी लैपिंग होगा इसका सही आंसर। लैपिंग जो होता है, सब कुछ करने के बाद जब उसका फाइनल फिनिशिंग होता है तो फाइनल में उसको क्या करते हैं? लैपिंग कर देते हैं। लैपिंग के बाद वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, उस पे आपको कहीं कुछ भी एरर उसमें आप नहीं पा सकते हैं। तो सबसे हाई डिग्री जो एक्यूरेसी होती है वो किस चीज की होती है? लैपिंग की होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैपिंग, ठीक, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए, बताइए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है विच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल? किस अपघर्षक यानी किस एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और लौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है? यानी जो नरम धातु होता है और लौह अलौह इस धातु होता है, लैपिंग के लिए यूज किया जाता है किस चीज का? सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड का, बोरान कार्बाइड या फिर फ्यूज्ड का एल्युमिनिया, फ्यूज्ड एल्यूमिनिया। ये चारों ऑप्शन में से क्या होता है ये आपको बताना है। बताइए क्या होता है? बताइए फटाफट 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 बताइए। अरे भाई बताइए, जो गलत सही आता है बताइए, फिर हम आपको बताते हैं ना, इतना डरना काहे है? बताइए। देखिए समझिए, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वो अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लिए लैपिंग के लिए नहीं किया जाता है, यानी सिलिकॉन कार्बाइड का लैपिंग में नहीं यूज होता है। हीरा का भी नहीं, हीरा की परत इस पे नहीं चढ़ाई जाती है, ठीक। जो इस पे परत चढ़ाई जाती है, लैपिंग की जाती है, किस चीज की जाती है? बोरान कार्बाइड की। किस चीज की? बोरान कार्बाइड। फ्यूज्ड एल्युमिनियम, ये भी हमारा साइड हो जाएगा, गलत। तो बोरान कार्बाइड अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलौह धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है, ठीक, ये आपका क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्या कह रहा है, why grooves are provided on the surface of the lapping plate? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेज क्यों प्रदान की जाती है, यानी जो लैपिंग सतह होता है उस पे ग्रूवेज क्यों प्रदान की जाती है?
विस्तार की अनुमति देने के लिए, क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, या फिर मानसूनी समायोजक की अनुमति देने के लिए। चारों में से आपको बताना है। क्या बताना है कि लैपिंग प्लेट जो होता है उसकी सतह ग्रूवेज क्यों प्रदान की जाती है, यानी उसमें ग्रूवे क्यों दी जाती है। मामूली समायोजन की अनुमति देने के लिए, यानी टू परमिट मीनर एडजस्टमेंट, यानी उसमें सटीक जो है बैठने के लिए दी जाती है, नहीं, सटीक बैठने के लिए वो नहीं दी जाती है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्या कह रहा है, टू रिटेन द एब्रेसिव, यानी अपघर्षक को बनाए रखने के लिए, ये आपका नहीं होता है। अपघर्षक यानी एब्रेसिव जो होता है उसको बनाए रखने के लिए इसमें हमारा यूज नहीं, क्योंकि उसमें हमारा अपघर्षक से मतलब नहीं होता है। दूसरा क्या है, टू प्रोवाइड क्लियरेंस, यानी जो क्लियरेंस होता है उसमें हमारा वो बनाए के रखने के लिए, ताकि क्लियरेंस एंगल उसमें हमारा बना रहेगा तो हमारा सतह अच्छा रहेगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, पहला ऑप्शन, विस्तार की अनुमति देने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस प्रदान करना। ठीक, नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको क्या कह रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो होगा, क्या क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका, सॉरी 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 माय मिस्टेक, क्लियरेंस उसमें हमारा नहीं रहता है। टू रिटेन द एब्रेसिव, यानी अपघर्षक जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। ठीक, अपघर्षक को बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है। इसका सही क्या हो जाएगा, अपघर्षक। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पढ़िए, बताइए। देखिए, कह रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग, यानी सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, ये इसमें से पूछ रहा है। नाइट्राइडिंग, पाइक कार्बोराइजिंग, ठीक, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग में क्या होता है, इंडक्शन आप लोग देखे हैं, ठीक, इंडक्शन हीटर जो होता है आप देखे होंगे। तो सब छोड़िए, इंडक्शन नहीं देखे हैं तो हीटर घर में देखे होंगे। ठीक, हीटर में जो होता है ये रहता है, इसमें वायर आपका एक लपेटा रहता है ऐसे, बारी से, मतलब होता है ऐसे। ठीक, उसको इंडक्शन हार्डनिंग कहते हैं। तो आपका यहाँ पे ऐसा दिख ही नहीं रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा है, फ्लेम। फ्लेम का मतलब जो होता है, फ्लेम जो होता है, फ्लेम का मतलब कि हमारा देखे होंगे, जैसे जनरली आप देखते हैं गैस वेल्डिंग जो होता है, ठीक, गैस वेल्डिंग जब देखते हैं तो उसमें फ्लेम के द्वारा होता है। ठीक, फ्लेम उसमें से निकलती है, आग निकलती है, उसके द्वारा होता है। यहाँ पे वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपका वी क्या कह रहा है, पाइप कार्बोराइजिंग। ठीक, यानी ये जो सरफेस हार्डनिंग की जा रही है कैसे हो रही है, हमारी पैक कार्बोराइजिंग हो रही है। कैसी हो रही है, पैक। देखिए कहीं से ओपन दिख रहा है, नहीं, इसमें आपका रख के पैक कर दिया गया है, फिर उसकी हार्डनिंग
की जा रही है। तो ये कौन सा है हमारा पैक कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग भी हमारा नहीं होगा। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर इसका पैक कार्बोराइजिंग। ठीक, आपके सामने पूरा दिख रहा है, पैक करके हार्डनिंग प्रक्रिया की जा रही है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। ये भी वही पूछ रहा है। ठीक, कि किस इसमें किस प्रकार से की जा रहा है, पिछले वाले में किस प्रकार से की जा रहा था, पिछले वाले में कैसे की जा रहा था पैक करके, अब इसमें हार्डनिंग किस प्रक्रिया से की जा रही है ये पूछ रहा है। नाइट्राइडिंग दिख रहा है, नहीं। केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग की नहीं जा रही है। सरफेस हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन में बताए थे आपका पूरा वायर लपेटा रहेगा। इंडक्शन में क्या होगा, यानी जो आपका हीटर रहता है जैसे स्प्रिंग लपेटी रहती है वैसे आपका लपेटा रहता है। इंडक्शन हमारा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो फिर आपको बचा क्या इसमें फ्लेम हार्डनिंग। देखिए ये ज्वाला जो है जल रही है आग, देखिए ये दिखाया भी गया है एरो। ठीक, ये आग आपकी जल रही है। ठीक, ये आपकी आग जल रही है, फ्लेम। ठीक, यानी आग के द्वारा जो इसका है वो हार्ड किया जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया। इसका जो सरफेस है किसके द्वारा किया जाता है, फ्लेम हार्डनिंग, यानी फ्लेम के द्वारा इसको क्या करते हैं हार्ड कर रहा है। ये कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर, फ्लेम हार्डनिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर रीहीटिंग द hardened hardened steel to a temperature below 400 degree centigrade followed by cooling, यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम बताइए। यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उतने तापमान पे कोई भी कठोरीकृत स्टील, यानी कोई भी स्टील जो है कठोरीकृत स्टील है उसको पुनः गर्म करते हैं। ठीक, यानी कठोर जो स्टील है उसको उतने डिग्री पे पुनः गर्म करते हैं। ठीक, पुनः गर्म करके फिर उसको ठंडा करने के लिए, फिर उसको जब गर्म कर देंगे उतने 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उसको ठंडा करने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहा जाता है, एनीलिंग। एनीलिंग आपका लिखा जाता है। एनीलिंग जो होता है कोई भी आपका ड्रिलिंग प्रोसेस होता है उसको सही बनाना, एनीलिंग करना, यानी उसको ड्रिलिंग करने के बाद उसका सतह जो होता है उसको साफ करना। ठीक, हार्डनिंग, हार्डनिंग इससे पहले आपको दिखा दे कैसे हार्ड उसको क्या किया जाता है। हार्डनिंग जो प्रक्रिया होती है वो क्या होता है। ठीक, टेम्परिंग, टेम्परिंग हम नहीं करते। टेम्परिंग मतलब टेम्परेचर देके उसको पिघलाना, तो इसमें पिघलाने नहीं है, इसमें क्या करना है उसको ठंडा करने के लिए। ठीक, तो ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजिंग। उस प्रक्रिया को क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजिंग। सही आंसर क्या होगा, नॉर्मलाइजिंग। ठीक, क्लियर है आंसर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखिए जो भी क्वेश्चन है आपके सामने उसको बिल्कुल आसान से कंफर्टेबल होके बिल्कुल शांत दिमाग से पढ़िए, बिल्कुल आराम से, फिर उसके बाद सोच के बताइए आंसर, तब जाके आपका सटीक दिमाग में बैठे। ठीक, ये होता है आपका तरीका।
पहले उसको क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है समझिए, फिर उसके बाद बताइए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए देखिए। Why the tempering process carried out in steel? ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, यानी जो स्टील होता है उसमें उसको टेम्परिंग प्रक्रिया टेम्पर क्यों किया जाता है उसको। टू एड कटिंग एबिलिटी, यानी काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, उसमें काटने की क्षमता जोड़ने के लिए की जाती है। या फिर टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, यानी उसका तनाव, ठीक, और स्ट्रेन को कम करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तीसरा कह रहे हैं टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी ग्रेन संरचना को जो परिष्कृत करने के लिए, यानी ग्रेन संरचना जो होती है उसको परिष्कृत, यानी उसको समतल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, सतह बराबर करने के लिए। तो नहीं, उसके लिए नहीं की जाती। किसके लिए की जाती है, टू टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। किसके लिए की जाती है उसको, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। किसके लिए की जाती है, कठोरता और टफनेस, यानी वो हार्ड और उसमें टफनेस का गुण जो होता है लाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनीलिंग इन स्टील, यानी स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है, यानी स्टील में एनीलिंग करते हैं उसका पर्पस क्या है, क्यों करते हैं, वही पूछ रहा है। टू एड कटिंग एबिलिटी, यानी काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, यानी जो उसमें कटिंग क्षमता होती है उसको जोड़ने के लिए, बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या रहा है, टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, घिसने की प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, यानी उसमें घिसाव जो होता है वो उसकी प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। दूसरे दिया टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, यानी आंतरिक स्ट्रेस को दूर कम करने के लिए, यानी उसमें जो आंतरिक होता है स्टील के अंदर गुण जो होता है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक, यानी उसमें एनीलिंग क्यों की जाती है, उसके आंतरिक स्ट्रेस को कम करने के लिए एनीलिंग की जाती है। लास्ट है स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए, यानी उसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेन स्ट्रक्चर उसको क्या करने के लिए, कम करने के लिए की जाती है। नहीं, एनीलिंग का उद्देश्य ये होता है जो कि उसके अंदर, यानी कोई भी एनीलिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी धातु होता है, मटेरियल जिसमें अंदर का जो उसके मटेरियल के अंदर होता है, मान लीजिए सतह के ऊपर ऊपर तो आप कर सकते हैं, लेकिन अंदर का जो प्रोसेस होता है उसको हार्ड करने के लिए, उसमें कमी को खत्म करने के लिए, सीधी अपनी भाषा में कहें कमी को खत्म करने के लिए उसके बीच के क्या किया जाता है, एनीलिंग की जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, सही आंसर क्या होगा, सी, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ठीक, नोट करिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपके सामने है, पढ़िए बताइए। देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द की। ठीक, यानी इस की का नाम क्या है। क्या है इस की का नाम? शंख की, फेदर की, फ्लैट, फ्लैट सैंडल की, हॉलो की। ठीक, तो इन चारों की का नाम पूछ, अरे सॉरी, इस जो की दिया है ये की कौन सी है? शंख की, शंख की ऐसा नहीं होता है, ऐसे ही रहेगा, उसमें ऊपर ऐसे कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक, फेदर की, ये कौन सी की है? फेदर की है। ठीक, ये की जो है इसमें फिक्स कर दी जाती है, उसी के लिए बनाई जाती है। फ्लैट सैंडल की, फ्लैट जो होता है ऐसे रहता है, फ्लैट सैंडल की कुछ इस प्रकार होता है। हॉलो सैंडल की ऐसा नहीं रहता है, वो राउंड जैसे होता है। ठीक, तो ये आपका कौन सा की है? फेदर शंख की। कौन सा की है? फेदर शंख की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ की, कुंजी का उद्देश्य क्या है? टू ट्रांसमिट ट्रोक्यू यानी टार्क को संचारित करने के लिए, या फिर असेंबली पर्पस यानी असेंबली कार्य के लिए, जो जहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, असेंबली होती है वहां के लिए, या फिर लॉक द असेंबली पार्ट यानी असेंबली भाग जो होता है, जहाँ पे असेंबली भाग रह रहा है, जहाँ पे असेंबली की जा रही है, उस भाग को क्या करने के लिए? लॉक करने के लिए। या फिर परमिट क्लियरेंस बिटवीन मैटिंग पार्ट यानी मिलने वाले भाग के बीच का क्लियरेंस प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी जो दो पार्ट होते हैं उनको मिलने के लिए किया जाता है, ये पूछ रहा है, कह रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ठीक, बताइए कौन सा है? यानी जो कुंजी होती है की, ठीक, उसको बताइए। देखिए बताइए। देखिए यानी जो दो पार्ट होते हैं, परमिट क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट, मिलने वाले भाग के बीच का क्लियरेंस प्रदान करेंगे, यानी जो उसमें दो पार्ट मिल रहे हैं उसमें क्लियरेंस प्रदान नहीं करते हैं, उसका पर्पस यहाँ पे नहीं होता है। दूसरा है, नेक्स्ट कह रहा है लॉक द असेंबली पार्ट यानी असेंबली पार्ट को लॉक कर सकता है, नहीं, लॉक करने के लिए नहीं किया जाता है। दूसरा दिया है असेंबली पर्पस यानी असेंबली कार्य के लिए, असेंबली से उसका रिलेटेड नहीं होता। उसका जो वर्क होता है वो किस पर्पस से यूज किया जाता है? वो होता है टू द ट्रांसमिट टॉर्क्यू यानी टार्क को संचारित करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, किस चीज के लिए? टार्क को संचारित करने के लिए, यानी उसका पर्पस क्या होता है? टार्क को संचारित करना। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? टार्क को संचारित करना, ये इज राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। 21, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, बताइए। अनुपात बताना है। ठीक, अनुपात की वे टेपर का अनुपात क्या है?
यानी जो अभी पीछे जो कीवे दिखाए हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कीवे टेपर, जो टेपर कीवे होता है उसका अनुपात। ठीक, मान लीजिए कि जैसे अनुपात का मतलब ये है, ये हमारा की, ठीक, तो इसका अनुपात कितना होता है। ठीक, कहाँ मान लीजिए जैसे कि कहीं पतला है, ठीक, तो इसी का अनुपात पूछ रहे हैं। मान लीजिए ये थिकनेस होता है, ठीक, फिर मोटाई ये लेंथ होता है, वही आपका अनुपात पूछ रहा है। तो इसका अनुपात जो होता है वो पहला दिया है एक संबंध 19 संबंध 00, दूसरा दिया है एक संबंध 20 संबंध 100 00, इतना नहीं होता है, ये भी नहीं, ये तीनों ऑप्शन नहीं है, सीधा उसका संबंध होता है एक संबंध 100 का, यानी एक एक रहेगा तो उसका 100 गुना रहेगा। ठीक, तो उसका संबंध जो रहता है वो एक संबंध 100 का अनुपात रहता है। ठीक, इसका सही आंसर जो है एक संबंध 100। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताते हैं, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, हाँ, ये आपके सामने आई है, अभी पीछे देखे थे क्वेश्चन, देखिए पीछे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, टेपर, टेपर का अनुपात एक संबंध एक ही, टेपर का अनुपात एक संबंध 100। अब अगले में आपका क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, अब इसमें आपका संबंध स्पष्ट हो जाए। इस की का नाम क्या है, बता सकते हैं। टेपर सैंक की, फ्लैट सैंडल की, फ्लैट ये पूरा दिख रहा है आपको, नहीं, यहाँ पे पतला है, यहाँ पे चौड़ा है, ये फ्लैट नहीं है। टेपर सैंकी, फ्लैट सैंकी, फ्लैट सैंकी नहीं है, फ्लैट पूरा वो फ्लैट है भाई, अरे भाई बताइए, देख लीजिए आपके सामने फ्लैट पूरा दिख रहा है, नहीं फ्लैट नहीं। पैरेलल यानी पूरा पैरेलल नहीं है। हॉलो, हॉलो जो होता है, हॉलो नहीं है। ठीक, ये कौन सा की है, टेपर सैंक की, कौन सा की है, टेपर सैंक की, और इसका संबंध कितना होता है, अनुपात इसका कितना होता है, 1:100। ठीक, टेपर सैंक का अनुपात एक संबंध 100 होता है। एक क्वेश्चन से दो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आपके माइंड में फिक्स रहेगा जो टेपर सैंक की होता है, सॉरी टेपर की होता है सैंक की, उसका संबंध और वो कैसा होता है। ठीक, दो क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गए, सॉरी दो आंसर, एक क्वेश्चन से, पिछले वाला भी, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक, दो आंसर आपको प्राप्त हो गए एक ही क्वेश्चन से। इससे पहले का क्वेश्चन जो था वो भी आपको क्लियर हो गया कि अब उसमें भी डाउट नहीं रह जाएगा कि हमारा उसका संबंध कैसे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, what type of metal screw useful for self tapping on the hard or brittle material, यानी कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी हैं। ठीक, यानी कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग यानी जो भी कठोर या फिर भंगुर, हार्ड जो हो
टूटने का भी गुण सामग्री पर। स्वयं टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू यूज किए जाते हैं? सेल्फ पिनिंग, सेल्फ पियर्सिंग, सेल्फ पियर्सिंग, दूसरा है थ्रेड कटिंग, तीसरा है थ्रेड फोमिंग, चौथा है हैमर ड्राइव, हैमर ड्रिवन स्क्रू। हैमर ड्रिवन स्क्रू नहीं होता है, हैमर का यूज वहां पे। थ्रेड फोमिंग, फोमिंग का वहां पे जो यूज होता है वो नहीं की जाती है। उसमें जो रहता है वो कहाँ पे वो यूज होता है, वो इसमें कठोर और भंगुर के लिए क्या होता है, थ्रेड, जिसमें हमारा थ्रेड कटा रहता है वो हमारा यूज होता है स्क्रू, यहाँ पे उपयोगी होता है। ये सेल्फ पियर्सिंग नहीं होता है। ठीक, सही आंसर क्या होगा? थ्रेड कटिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा है, इसको नोट कर लीजिए। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, फटाफट पढ़िए, फटाफट पढ़िए, फटाफट आंसर दीजिए। भाई स्पीड आपकी रहेगी तभी तो सीयूटी एग्जाम देंगे। देखिए क्या करें। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट? भाई सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा, इसका आप लोग आंसर देंगे। विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ विंग नट? विंग नट का उपयोग, ठीक, बिल्कुल सिंपल है। इन कोच बिल्डिंग वर्क, यानी कोच निर्माण कार्य, जो कोच का निर्माण कार्य होता है वहां पे इतना वो नहीं है। हैवी ड्यूटी असेंबलिंग वर्क, भारी क्षमता वाले असेंबलिंग कार्य के लिए, भारी कार्य के लिए विंग नट का यूज होगा कभी। दूसरा है लूज एंड टाइटन विदाउट रिंच। क्या कह रहा है? लूज एंड टाइटन विदाउट रिंच। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रोवाइड डेकोरेटिव अपीयरेंस, यानी सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए। बताइए, आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। पहले देखिए, कोच निर्माण कार्य में, यानी कोच जो निर्माण कार्य होता है वो बड़ा होता है, ठीक, वहां पे ये लोड नहीं ले सकता है, ठीक। दूसरा दिया भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य, जहाँ पे भारी असेंबली हो रहा है, वर्क हो रहा है, वहां पे विंग नट का यूज नहीं होता है। भारी जहाँ पे कार्य होता है वहां पे हमको ऑलरेडी जो भी नट लगता है वो टाइटली करना चाहिए, बिल्कुल टाइट हमको फिक्स करना है, जब तक रिंच नहीं लगाएंगे वो टाइट नहीं होगा, तो वहां पे ये यूज नहीं होता है। ये हमारा गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है लूजन एंड टाइटन विदाउट रिंच, यानी ढीला और कस को रिंच के बिना, यानी विंग नट का वहां यूज होता है जहां पे हमको बिना रिंच के ही हाथ से उसको कस दें, टाइट कर दें और ढीला कर दें, तो वहां पे हमारा विंग नट का यूज किया जाता है। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विंग नट। तीसरा दिया प्रोवाइड डेकोरेट अपीयरेंस, यानी सजावटी उपस्थिति प्रदान करने, उसमें शो पीस के लिए थोड़ी लगाया जाता है, शो पीस के लिए कोई वर्क नहीं किया जाता है, उसमें विंग नट का यूज किया जाता है बट शो पीस के लिए नहीं। विंग नट का जनरली आप लोग अपने किस टूल में यूज करते हैं ये बताइए। विंग नट जो होता है किस टूल में यूज करते हैं आप लोग अपने वर्कशॉप में, ये हमको बताइए, सिंपल बताइए। तो जो विंग नट का यूज होता है वो अपने वर्कशॉप में, यानी अपने टूल में, जिस टूल में लगा रहता है उस टूल का नाम क्या है? उस टूल का नाम है
किसमें यूज किया जाता है? हेक्साफ्रेम विथ ब्लेड में। क्योंकि वहां पे हेक्सा ब्लेड जब लगाते हैं तो उसको हाथ से ही टाइट और ढीला करना रहता है, वहां पे रिंच का यूज हमें नहीं करना होता है, तो वहां पे विंग नट का यूज किया जाता है। किसमें? हेक्साफ्रेम विथ ब्लेड में। ठीक, क्लियर? अब बोलेंगे नहीं, एक क्वेश्चन दो आंसर आपको बता दिए। ठीक, एक आंसर दो क्वेश्चन हो सकता है जो कह सकते हैं। ठीक, ये क्लियर? नोट कर लीजिए इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्या कहते हैं। इस गेज का नाम क्या है? ये कौन सा गेज है? पिच गेज, पिच गेज, एंगल गेज, फीलर गेज, रेडियस गेज। बताइए कौन सा गेज है? ठीक, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा गेज है, फटाफट बताइए, यूज किए हैं आप लोग। बताइए बताइए। देखिए, पिच, पिच गेज, पिच गेज जो होता है वो उसमें ऐसे, बिल्कुल ऐसे 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 बारीकी, मतलब दांते कटे होते हैं। जैसे कि हमारा स्क्रू वगैरह जो होता है उसके गैप को चेक करने के लिए यूज करते हैं कौन सा गेज? पिच गेज। तो उसमें जो यूज होता है ऐसे ऐसे उसमें दांते नुमा कटे रहते हैं। ठीक, तो ये हमारा पिच गेज नहीं है। पिच गेज कैसा होता है? उसमें पिच जैसे कटे होते हैं, जैसे स्क्रू में कटा रहता है वैसे। एंगल गेज, एंगल जो होता है गेज, ये ऐसा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका है, एक ब्लेड इसमें से ले लीजिए, ये आपका ब्लेड है, वो उसमें ऐसे बना रहेगा। ठीक, ताकि हमारा कोई जो है किसी चीज का एंगल चेक कर सकते हैं। ये आपका ऐसे रहेगा, ये ब्लेड आपका ऐसे रहेगा। ठीक, तो ये एंगल गेज नहीं। दूसरा दिया है फीलर गेज। ठीक, फीलर गेज हमारा ऐसा नहीं होता। फीलर गेज के द्वारा हम क्या चेक करते हैं? किसी दो, किसी दो पार्टों के बीच मिलने वाले गैप, गैप को चेक करते हैं। पहले इसे पहले क्वेश्चन में इसी क्लास में बताए हैं फीलर गेज का यूज कहाँ करते हैं? किसी दो अलग अलग पार्टों के बीच मिलने वाले गैप को चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? फीलर गेज। तो ये आपका डी है, रेडियस गेज, त्रिज्या गेज। सही आंसर कौन सा ये गेज है? रेडियस गेज। अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताए हैं कि रेडियस गेज यूज कहाँ करते हैं, किस चीज के लिए? बताइए, बताया ना, एक एक्सटर्नल के लिए और एक इंटरनल के लिए। इसमें दो ब्लेड लगे हैं, दो ब्लेड इसमें लगे हैं, तो एक का एक्सटर्नल के लिए और एक इंटरनल के लिए यूज होता है। ठीक, तो ये कौन सा गेज है हमारा? रेडियस गेज। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? Which gauge is used to check the accuracy of an external thread? यानी बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? अभी इससे ठीक पहले क्वेश्चन में बताया हमने, इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया है कि थ्रेड रिंग गेज के द्वारा क्या चेक करते हैं? बताइए।
स्नैप गेज, अरे इससे पहले क्वेश्चन में था ना गेज, कुछ क्वेश्चन पहले बताया था तो बताए थे। स्नैप गेज, स्नैप कैसा होता है? स्नैप गेज बताइए, स्नैप गेज का यूज होता है? नहीं। थ्रेड रिंग गेज, किस गेज का यूज करते हैं हम? थ्रेड रिंग गेज का यूज करते हैं। भाई थ्रेड जो रिंग गेज होता है, ये हमारा रिंग गेज हो गया, इसमें अंदर थ्रेड कटी रहती है, चूड़ियां कटी रहती हैं, तो उससे क्या होगा, बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच कर सकते हैं। यानी ये हमारा रिंग रहेगा, रिंग के अंदर जो रहेगा थ्रेड कटा रहता है, ठीक। तभी तो जब अंदर थ्रेड कटा रहेगा तो हम बाहर की चूड़ी को सटीकता से माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थ्रेड रिंग गेज इज राइट आंसर। थ्रेड प्लग गेज नहीं होगा, सेंटर गेज भी नहीं होगा, ठीक। समझ में आ गया? सही क्या है? थ्रेड रिंग गेज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर? एक्सटर्नल डायमीटर, बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी जो बाहरी व्यास होता है उसको मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ठीक, पैरेलल लेग कैलिपर, पेयर ऑफ स्पेसिकल जाव बाय यूजिंग स्लिप गेज। यानी बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? पेयर ऑफ स्पेशल जा बाय यूजिंग स्लिप गेज। यानी स्लिप गेज के साथ उपयोग किया जाता है। यानी पेयर ऑफ स्पेशल जा बाय यूजिंग स्लिप गेज, स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जांच की जोड़ी पेयर करके की चेक करते, ठीक। सही आंसर क्या होगा हमारा? पेयर ऑफ स्पेशल जा बाय यूजिंग स्लिप गेज, सही आंसर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, देखिए क्या कर रहा है, स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी ये जो हमारा जो दूरी है, ये पूछ रहा है इसका पूरा दूरी क्या है, ठीक। क्या है बताइए? जब इसको कैलकुलेट करें, जो आपको पढ़ाए थे, इसको कैलकुलेट करने के बाद इतना इतना से इसका सही आंसर आएगा 84.52 mm। सही आंसर क्या होगा? 84.52 mm, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आपके सामने, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हाउ मेनी सेट ऑफ फीलर गेज आर अवेलेबल एज पर बीएस? फीलर गेज के कितने सेट होते हैं, ठीक। सेट एक दो, उसमें कितने सेट होते हैं ये पूछ रहा है। एक एक सेट होते हैं, दो सेट होते हैं। सेट नंबर दो, सेट नंबर एक दो तीन चार, सेट नंबर एक दो तीन चार पाँच,
5 तक होता है। सेट नंबर 1 2 3 4 5 6 तक नहीं होता है। कितना हमारा होता है? 4 तक। उसका कितना का सेट रहता है? कितने का पेयर होता है? 4 का। ठीक, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। सीधा है, याद कर लीजिएगा कि जो फीलर गेज होता है उसका कितने का पेयर होता है, सॉरी उसमें कितने गेज, हाउ मेनी सेट फीलर गेज होते हैं? कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4। कितने सेट होते हैं? 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पढ़िए 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 क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट 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 आंसर दीजिए। देखिए, व्हाट इज मटेरियल यूज्ड टू मार्केट रेडियस एंड फिलर गेज, सॉरी फिलेट गेज। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है? बताइए बताइए। टूल स्टील, हाई हार्डनेड स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, चारों स्टील में से किस स्टील का यूज किया जाता है, ये पूछ रहा है। बताइए। तो रेडियस और फिलर गेज जो बनता है वो किस मटेरियल का बना होता है? हार्डनेड स्टील, हार्डनेड स्टील का बना होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हार्डनेड स्टील। टूल स्टील जो होता है हमारा नहीं होता है, ये आपका नहीं होता है। तो रेडियस गेज और फिलर गेज जो बना होता है वो किस चीज का बना होता है? कठोर इस्पात, हार्डनेड स्टील। ठीक, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक, तो हमने आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन रहेगा, बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए हमने बस कितने क्वेश्चन है? 30। आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन पढ़े? टुडे वी आर टीच इन 30 क्वेश्चंस। आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन पढ़े हैं? 30 क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन इसी के इस लेसन के असेंबली के बचे जो क्वेश्चन हैं वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ऐसे ही हमारे विनायक नेशनल ITI चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अधिक से अधिक ज्वाइन कीजिए, विजिट कीजिए हमारे चैनल को, देखिए रोज आपको एक ना एक अच्छा से अच्छा क्वेश्चन देखने को सीखने को मिलेगा। ठीक, तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं? फीटर थ्योरी सेकेंड ईयर का आज पहला क्लास था। पहला क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 30 क्वेश्चन। बाकी अगले क्वेश्चन जो बचे इसमें हैं, अभी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है असेंबली में, अगले दिन अगले क्लास में उसको पढ़ेंगे। रोज नए नए सीखने के लिए नए नए तरीके से आपको हम सिखाते रहेंगे। बाकी आप लोग इसी तरह जुड़ते रहिए। ठीक, मेहनत करिए, अच्छी सफलता पाइए। ठीक, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके, थैंक यू।